मायापुरी भाग 3। माता पुत्र अंधेरे कमरे में बैठे रहे। कोई एक दूसरे से कुछ न बोला, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे के हृदय की बात सुन ली। क्या हो रहा है अम्मा? बत्ती तो जलवा ली होती, कहकर मंजरी ने खट से स्विच दबा दिया। कमरा आलोकित होते ही उसने देखा सतीश माँ के पास बैठा है। दोनों के मुंह उदास देखकर वो कुछ कहने जा ही रही थी, पर अपने को रोक कर वो बात पलट कर बोली, देखिए अम्मा, इसमें 3 उपहार हैं। एक मैकेनो है, एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ट्रेन है और एक फाउंटेन पेन। मैं वहीं से बंधवा भी लाई हूँ। तीनों उपहार एक सुंदर पैकेट में लाल रिबन से बंधे थे। सतीश ने उपहार देखने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। अम्मा भी चुपचाप पड़ी रहीं। मंजरी उपहार को वहीं मेज पर रखकर चली गई। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी से लौटते ही मंजरी को माँ ने स्मरण दिलाया कि उसे पार्टी में जाना है। मंजरी चाय लेकर भाई के कमरे में गई तो वो बिना दाढ़ी बनाए ही बैठा कुछ काम कर रहा था। भैया, 5 तो बजने को है, आप अभी तैयार भी नहीं हुए। 5:30 पर तो पहुंचना है ना, वो बोली। बिना ऊपर देखे ही सतीश लिखता रहा, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं मंजरी। वो कलम को एकाएक नीचे रखकर बोला, यदि तुम दोनों चली जाओ तो कैसा हो, मुझे अभी बहुत लिखना है। वाह, खूब कही आपने भी। मंजरी ने प्याला रख दिया और धम से मेज के ही कोने पर हाथ रखकर बैठ गई। आपके लिए 3 बार फोन आ चुका है। न जाने कितने तो मिनिस्टर आ रहे हैं और हम 2 चले जाएं। उठिए जल्दी, मैं और शोभा बस अभी आते हैं। सतीश हाथ में कलम लिए बैठा ही रहा। उसे जाना तो होगा ही। बीमार माँ का पीला चेहरा फिर उसकी आंखों में आ गया। पंखे की हवा में चाय ठंडी हो रही थी। निस्वाद ठंडी चाय को एक ही सांस में घुटक कर उसने तौलिया उठा लिया। हाथ मुंह धोकर वो तैयार होने लगा। नित्य सीधी सादी साड़ी में रहने वाली शोभा को मंजरी रेशमी साड़ी पहनने को मना रही थी। वो उसे बुलाने गई तो देखा वो एक खटाऊ वाइल की अति साधारण साड़ी पहनकर बैठी थी। मुंह लटकाकर मंजरी बोली, मैंने तुम्हें तैयार होने को कहा था, खटाऊ वाइल का विज्ञापन बनने को नहीं। शोभा हंसकर आईने के पास बिंदी का डिब्बा रखकर बोली, मैं कभी रेशमी साड़ी पहनती हूँ मंजू, तू ही बता। मंजरी की आंखों में अभिमान के आंसू आ गए। वो बोली, मुझे लज्जित करती है मार्बल, मैंने ऐसी साड़ी पहनी है इसलिए। उसने आज एक बहुमूल्य तंजोरी रेशमी साड़ी पहनी थी। पीली साड़ी पर बने काले सुनहरे हाथी चमक रहे थे। हाथों में पतले पतले स्वर्ण जड़ित घुंघरू जड़े वलय थे। काली काली सरपणी सी लंबी 2 वेणियां घुमा घुमा कर कानों के ऊपर बंधी थीं। उन्हीं के बीच झूल रहे थे माँ के जड़ाऊ झुमके। कितनी सुंदर लग रही हो मंजरी, शोभा ने कहा। मैं कभी रेशमी साड़ी नहीं पहनती हूँ, आंचल खिसक खिसक जाता है, इसी से ये पहनी है। जी हाँ, मंजरी ने कहा। पूजा के दिन लाल रेशमी कैसे पहनी थी? वो तो शोला था मंजू, मैं नैवेद्य बना रही थी। शोला शुद्ध समझा जाता है। मौसी ने कहा शोला ही पहनकर बनाना, इसी से पहन ली थी। अगर ना पहनती तो मौसी प्रसाद भी ग्रहण न करती। मैं बताऊं मंजरी, मुझे छोड़ जाओ बहन, मैं कभी आज तक पार्टी में गई भी नहीं हूं। शोभा मंजरी से अनुनय भरे स्वर में बोली, चल हट। मंजरी ने उसके हाथ को झटक दिया। 5:30 यहीं हो गया, ले ये साड़ी पहन, ये तो नहीं है रंगीन। ड्रॉर खोलकर उसने अपनी एक सफ़ेद शिफॉन निकाल दी और एक सफ़ेद बड़ौदा जरी का ब्लाउज। शोभा को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हार मानकर वो साड़ी लेकर बदलने चली गई। साड़ी पहनकर वो आईने के सामने खड़ी हुई तो लज्जा से उसकी कनपटी तक लाली दौड़ गई। ब्लाउज मंजरी के अधिकांश ब्लाउजों की भांति छोटा था। साड़ी से ढकने पर भी उसकी छीण कटी के ऊपर का भाग अनावृत झांक रहा था। गला नाव की भांति नीचे तक उतर आया था। मंजरी ने कहा, कितना सूट करता है तुझे ये बोटनेक। ले ये मोती की लड़ी और डाल ले, आज जूड़ा बना मार्बल। चोटी में तो बहुत छोटी स्कूल की लड़की सी दिखती है। जूड़ा बनाकर उसने फूलों की वेणी लगा दी, फिर खींचकर गोदावरी के कमरे में ले गई। अम्मा देखो, मार्बल बिल्कुल मुलगावगर की तस्वीर लग रही है। गोदावरी का कमरा संध्या से धूमिल था। उसी धुंधले प्रकाश में उसने लज्जावंती उस रूप की प्रतिमा को देखा। एक क्षण में पुत्र के उदास मुंह का रहस्य स्पष्ट हो गया। वो फिर सिहर उठी।
रजाई ऊपर तक खींच कर बोली, देर मत करो, जाओ बेटी। शोभा का हाथ पकड़कर मंजरी उसे कठपुतली सी खींच ले गई। गोदावरी को लगा कि तूफान की पहली आंधी उठ रही है। पहले दिन ही शोभा अब उसके पैर छूकर पायताने खड़ी थी। तभी हठात जिस आशंका ने उसके हृदय को झकझोर दिया, वही आज मूर्तिवती होकर जीवित खड़ी थी। आंखें बंद कर वो निशब्द पड़ी रही। नियति का अट्टहास राशीभूत होकर अंधेरे कमरे में गूंज उठा। दीवारों से गूंजती ध्वनि उसके कानों में बज उठी, तूने अपने पुत्र के सुख की चिता जला दी है। गोदावरी के हृदय में पीड़ा ने शूल से चुभो दिए। उसके जी में आया वो दौड़कर पति के वक्षस्थल में मुंह छिपा ले। निर्जीव, अशक्त, अवश पैरों को उठाने की विफल चेष्टा कर वो तकिया में मुंह छिपाकर सिसक उठी। विस्तृत हरित लॉन में अलग अलग कुर्सियां और मेज लगे थे। तिवारी जी ने पार्टी में रुपया पानी की तरह बहाया था। प्रत्येक मेज पर श्वेत कपड़े बिछे थे। कांच के कट ग्लासों में कलफ किए नैपकिनों को बगुले के आकार में सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाया गया था। चमचमाती वर्दी पहने बैरागण परिवेशन को तत्पर थे। अतिथियों में मंत्री, एमपी, विदेशी राजदूत, साहित्यिक, रेडियो कलाकार से लेकर प्रमुख जज, चीफ जस्टिस तक सभी थे। दूर दूर तक वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल की सी खद्दर की टोपियों की अशेष पंक्ति दृष्टिगोचर होती थी। स्त्रियों की रंग बिरंगी साड़ियां विद्युत के आलोक में चमक रही थीं। कारों की कतार में अपनी कार को खड़ी कर सतीश उतरा। पुलिस बैंड कोई पहाड़ी लोकगीत की धुन बजा रहा था। बैंड मास्टर का छोटा सा गोरखा पुत्र एक मेमनो लेकर संगीत के साथ पैर पटकता अतिथियों का मनोरंजन कर रहा था। मंजरी पहले उतरी, बोली, उतर मार्बल। मैं नहीं आऊंगी, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है। शोभा बोली। भीड़ देखकर वो बेचारी घबरा गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे इतनी बड़ी भीड़ में जाना पड़ेगा। तुम लोग हो आओ। फिर बोली, मैं कार में ही प्रतीक्षा करूंगी। भैया देखो तो इस पगली को, मंजरी ने कहा। उतर मार्बल, पागलपन मत कर, अभी हमें किसी ने नहीं देखा, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। सतीश ने दरवाजा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शोभा का हाथ पकड़कर खींच लिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बोला, पर उसने आश्चर्य से देखा। क्षण भर को उसके हाथ में आई वो हथेली पसीने से तर और बर्फ सी ठंडी थी। एक पास से आती कार की रोशनी में उसे शोभा का मुंह दिखा। रक्त की एक बूंद भी उस पर न थी। सफेद चेहरे को देखकर वो बोला, सच तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो तुम्हें घर पहुंचाऊं। नहीं नहीं, घबराकर शोभा बोली, चलिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रा घबराकर चक्कर सा आ गया था। वो सोचने लगी घर लौट कर जाएगी तो मौसी क्या कहेंगी, कुछ भी तो नहीं हुआ है उसे। वो कांपते पैरों से उनके साथ चली। अपनी दुर्बलता पर उसे खींच उठ रही थी। चिंता से सतीश ने फिर उसके रक्तहीन मुख पर दृष्टि डाली। तुम बहुत एनीमिक हो शोभा, कुछ लीवर के इंजेक्शन लेने चाहिए। सिर झुकाकर शोभा चलती रही। चलने में कभी कभी उसकी साड़ी सतीश को छू जा रही थी। वो क्षणिक स्पर्श सतीश को अत्यंत मधुर लगा। सतीश को देखते ही तिवारी जी स्वयं अगवानी करने आ गए। बड़े आदर और स्नेह से दोनों हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर लिवा ले गए। सबसे परिचय कराने लगे। सविता लेडी बक के साथ बैठी थी। किसी विदेशी राजदूत की पत्नी लेडी बक तिवारी जी की सम्मानीय अतिथि के रूप में आई थी। सतीश को देखकर सविता ने लज्जा से आंखें झुका लीं। लेडी बक ने देख लिया, बोली, इज ही योर फियोंसे? सविता ने सिर हिलाकर बताया, हाँ। यू आर लकी माई चाइल्ड, तुम भाग्यशालिनी हो। एंड हु आर द ब्यूटिफुल गर्ल्स विद हिम? उसके साथ वो दो सुंदरियां कौन है? ईर्ष्या से सविता का मुंह काला पड़ गया, पर अपने को संयत कर उसने उनका परिचय दिया। लेडी बक मुग्ध दृष्टि से शोभा को देख रही थी। उन्होंने फ्रांस, इटली, जावा, सुमात्रा आदि अनेक द्वीपों की सुंदरियां देखी थीं। हॉलीवुड के भड़कीले चित्र जगत में उनकी बड़ी पुत्री अभिनेत्री की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पर ऐसा सरल निर्दोष सौंदर्य तो उन्हें कभी नहीं दिखा।
शोभा का सौंदर्य द्विगुणित हो गया था। उसकी पांडु श्वेत मिश्रित आनंद श्री पर तीव्र विद्युत रश्मियां पड़ रही थीं। उसके अधर पल्लव भय मिश्रित लज्जा से परिस्पंदित हो रहे थे और वो मंजरी की आड़ में अपने को छिपाने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रही थी, परंतु साड़ी का आंचल हवा में चंचल होकर उड़ा जा रहा था। उसके यौवन से उभरे शरीर पर कसा श्वेत ब्लाउज उसके छिपाने पर भी दिखा जा रहा था। तिवारी जी ने लेडी बग के मनोरंजनार्थ संगीत का भी आयोजन किया था। प्रसिद्ध सरोद वादक मुबारक हुसैन 1 घंटा सरोद वादन के 1,000,000 लेते थे, पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों के साथ घूमने के पश्चात उनकी फीस भी बढ़ गई थी। आज 3,000 लेकर वो केवल एक रागिनी बजाने आए थे। लेडी बग के सम्मान में उन्होंने वर्षों पुरानी अतलस की शेरवानी निकाली थी। मोम से ऐंठन देकर मूछों को बड़े यत्न से संवारा था। आंखों में सुरमे की रेखा स्पष्ट दिख रही थी। सिर पर बंधे जोधपुरी साफे की करी कलफ चढ़ी कलंगी क्रुद्ध नाक के फन सी खड़ी थी। लखनऊ की रंगीन गोधूली सहसा प्रौढ़ मेघाच्छन्न आकाश के तले धुंधली हो उठी। तभी उस्ताद ने छेड़ा, पीलू। उनकी सिलवट पड़ी अतलस की शेरवानी, खिजाब से रंगी दम तोड़ती मूछें, उनके शरीर से आती पसीने और देसी ठर्रे की स्पष्ट दुर्गंध अब अरण्य में विलीन हो गई। उनकी लंबी सरस उंगलियां अमृत वृष्टि कर आमंत्रित अतिथिगण को पीलू के उतार चढ़ाव में सराबोर कर उठीं। कुशल सपेरे की बीन की भांति सरोद ने सबको मतनाक सा झुमा दिया। पीलू उस्ताद का प्रिय राग था, फिर आज उनके दिल का दर्द संगीत में बिलख रहा था। उनकी पुत्री एक प्रसिद्ध कव्वाल को ब्याही थी। कुछ ही दिन पहले उस्ताद की पूर्ण यौवना पुत्री को बिलखता छोड़ वो हैजे की चपेट में आ गया था। उस्ताद का एकमात्र पुत्र अजमल, जिसे उन्होंने घुट्टी में संगीत घोलकर पिलाया था, घर से भागकर सिनेमा में पार्श्व गायक बन गया था। मर्फी संगीत प्रतियोगिता में एक सस्ता बाजारू दादरा गाने का दुस्साहस कर वो सिनेमा का कॉन्ट्रैक्ट पा गया था। कितनी आशा और लगन से उन्होंने उसे रियाज कराया था कि 20 वर्ष से प्रसिद्ध घराने का नाम रोशन करेगा, किंतु कपूत निकला। अब उसके गाने तांगे और रिक्शे वाले गुनगुनाएंगे। अब वो नहीं गाएगा कभी ध्रुपद या धमार। अब वो नहीं समझेगा तिगुन चौगुन या आड़ी लय। अब वो नक्की स्वर में गाएगा सस्ती बाजारू गाने और कव्वालियाँ, जिनकी टके भर की धुनों को कॉलेज के छोकरे दोहराएंगे, जिनके रिकॉर्ड पंजाबी होटलों में बजेंगे। उस्ताद ने आंखें बंद कर पीलू को फिर छेड़ा और छेड़ा उनके दिल की हर दबी सिसकी को। हर दबी आह सरोद के तारों में तैर गई, जैसे वो पीलू नहीं अजमल की मौत का मरसिया था। इसी से जब सरोद वादन समाप्त हुआ तो किसी के मुंह से कुछ देर तक एक बोल भी न फूटा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से शामियाना गूंज उठा। लेडी बक ने अपने हाथ से प्लेटिनम का बहुमूल्य कंगन उतारकर उस्ताद के हाथ में दे दिया। बोली, ओह, इट वॉज सुपर्ब। ये सरोद वादन अलौकिक था। सरोद वादन के बाद चंदाबाई मुरादाबादी गाने बैठीं। यौवन के साथ साथ चंदाबाई की गायकी की मिठास भी चली गई थी, पर मिठास लेकर विधाता ने उन्हें एक लोच दे दिया था जो वर्षों के नियमित रियाज से मिलता है। वो उनकी अखंड तपस्या का पुण्य फल था। उनके सधे गले से ली गई प्रत्येक तान, स्वर, ताल और लय श्रोताओं को मुग्ध कर देती। चंदाबाई ख्याल कम गाती थीं। उनकी प्रसिद्धि ठुमरी गायन में थी। किसी जमाने में जो रूप चंद्रमा की कला को भी फीकी करता था, अब रूप का खंडहर मात्र था। आंखें अंदर को धंस गई थी, गाल पिचक कर लटक से गए थे। उन पर पड़ी थीं असंख्य झुर्रियां, मानो विधाता ने उनके अभिशप्त जीवन की अमिट पंक्तियां लिख दी हों। वैभव अभी भी हाथ बांधे खड़ा था, पर साथ में यौवन स्मृतियां यमदूत सी उन्हें भयभीत कर देती। वही त्रस्त भाव उनकी ठुमरी में एक अनोखे कारुण्य का समावेश कर देता। उनकी घिर आए बदरा, नहीं आए घनश्याम सुनकर रसिक सुजन कभी कभी रो पड़ते। हाव भाव में बार बार नहीं आए घनश्याम गाती 60 वर्ष की चंदा
मानो 20 वर्ष की तन्वी तरुणी बन जाती। संगत करता तबलची झूम उठता। संगीत वाले मुश्ताक की उंगलियां गाई हुई तानों की सारंगी पर दोहराती। नहीं आए घनश्याम, कह हाथ कभी कान पर रख, कभी उठते गिरते वक्ष स्थल पर, कभी इधर कभी उधर। बिल्कुल दृष्टि से खोए घनश्याम को ढूंढती चंदा ज्ञान शून्य सी हो संगीत में तन्मय हो जाती। आज भी वही ठुमरी शेष कर उसने दोनों हाथ माथे से लगाकर अतिथियों का अभिवादन किया और कमर में खुसा रेशमी रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगी। ठुमरी का स्वर अभी भी हवा में गूंज रहा था और गायन हो रहा था कि सतीश ने देखा कि शोभा भी उस स्वर के साथ साथ डूबती उतराती न जाने किस कल्पना लोक में पहुंच गई थी। उसका एक हाथ दूसरे पर रखा था। पतली साड़ी का आंचल गिरकर गोद में पड़ा था। अंधोर मिलित नयनों से वो ध्यान मग्ना वहां होकर भी मानो कहीं और थी। उसके ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से अधर पल्लव खुल गए थे। घन श्वास प्रश्वास के साथ साथ उठती फिरती उसकी मुक्ता माला चमक रही थी। तभी चौंक कर उसने सतीश की मुग्ध दृष्टि अपने पर निबद्ध देखी। हड़बड़ाकर उसने आंचल ठीक किया और मंजरी से सटकर बैठ गई। एक दो बार पहले भी वो सतीश की ऐसी ही त्रसित विमुग्ध दृष्टि के नीचे सहम उठी थी, पर आज उसका हृदय उछलकर कानों में बजने लगा। मुट्ठी में बंद रूमाल की जिस गोली से वो खेल रही थी, वो पसीने से तर हो गई। उसने देखा लेडी बग के पास में बैठी सविता मुंह का ग्रास छीन ली गई बघनी की भांति उसे घूर रही थी। ऐसी दृष्टि से तो उसे सतीश ने कभी नहीं देखा। शोभा के रूप ने इसकी ईर्ष्याग्नि में ईंधन का काम किया। एकाएक उसका मन संगीत पार्टी से उचाट हो गया। धीरे धीरे पार्टी के अतिथि एक एक कर विदा लेने लगे। सतीश, शोभा और मंजरी को कार तक पहुंचाकर सविता लौट आई। कमरे में जाकर उसने अपनी साड़ी उतारकर कोने में फेंक दी और ड्रेसिंग गाउन डालकर खिन्न सी खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। सतीश की पीली कार का धुआं धूल के गुबार के साथ मिलजुल कर अंधकार में विलीन हो गया। खिड़की बंद करके वो अपने विशाल कक्ष में लगे दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। ड्रेसिंग गाउन खोलकर कुर्सी पर फेंक दिया। दिन प्रतिदिन बढ़ते शरीर के मांस का प्रतिबिंब तेज लाइट के प्रकाश में और भी स्पष्ट हो उठा। शहर के सबसे प्रसिद्ध ड्रेस मेकर की चतुर सिलाई भी उसके स्थूल अंग को नहीं ढक सकी थी। हाथों की कलाइयां बहुमूल्य नीलम के कंगन के तले भी सुडौल नहीं लग रही थीं। गर्दन का मांस कई परतों में बंटकर ठुड्डी तक चला आया था। उसके जी में आया एक पद प्रहार से वेनिशियम दर्पण चूर कर दे। अपना ड्रेसिंग गाउन उठाकर उसने लंबे दर्पण पर डाल दिया और खिड़की के भारी रेशमी पर्दे खींच दिए। क्यूपिड की संगमरमर की मूर्ति के पास रखा सोने का सिगरेट केस उठाकर खोला, फिर न जाने क्या सोचकर रख दिया। अलमारी से कांच का पैग निकाला, ब्रांडी उड़ेल कर बिना पानी मिलाए पी गई। जलन और कड़वाहट गले के नीचे उतरते ही उसमें एक नई स्फूर्ति सी आ गई। इधर वो ब्रांडी नियमित लेने लगी थी, पर कितनी शांति मिलती थी इस पान के पश्चात। क्षण भर के लिए उसकी ठुड्डी के नीचे के मांस की परतें स्मृति पटल से विलुप्त हो जाती थीं। कभी उसकी कमर का नाप था 23 इंच। स्कूल की एंग्लो इंडियन लड़कियां उसे स्कारलेट ओहारा कहकर पुकारती थीं। उसके छोटे छोटे सुंदर ब्लाउज अभी भी उन स्मृतियों से लिपटे बक्से में नेपथलीन में दबे पड़े हैं। कभी कभी वो उन्हें निकालकर पलंग पर सजा लेती और हाथ में उठाकर गालों से लगा लेती। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ब्लाउज जिनको पहनने वाली स्कारलेट ओहारा अब नहीं रही। उसने सिगरेट जला ली। वो देहातिन लड़की शोभा जिसकी कमर है ही नहीं, छोटे से ब्लाउज में कसी कसाई। इमेच्योर चाइल्ड। ब्रांडी रगों में पहुंच रही थी। आंखें तंद्रा से अभिभूत हुई जा रही थी। सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा उंगलियों में लगा। चौंक कर उसने नीचे फेंका और पैर से रगड़ कर बुझा दिया। दूसरी सिगरेट सुलगाई। हाँ, क्या सोच रही थी वो? दैट इमेच्योर चाइल्ड जिसकी आंखें ऊपर नहीं उठती। प्रिटी डिम्पल्स थॉट, पर पतले पतले से पैर, प्राय सपाट छाती। प्रिटी डिम्पल्स थॉट। अपने हल्के आसमानी ड्रेसिंग गाउन को उसने घुटने से ऊपर खींच लिया।
उसका स्वस्थ गुलाबी मांसल घुटना उसकी ब्रांडी से झूमी जाती अधमुंदी आंखों को बड़ा सुंदर लगा। दिस इज फ्लैश, पिंक रोजी। दूसरी सिगरेट ने फिर उंगली जलाई, पर अब की बार वो स्वयं ही हाथ से गिर पड़ी। गुलाबी नंगे घुटने का स्वप्न देखती सविता की आंखें बंद हो गईं। धीरे से दरवाजा खोलकर मिस यंग अंदर आईं। गुड इवनिंग मिस, उसने कहा। कुछ उत्तर न पाकर वो सोई स्वामिनी के पास जाकर डट गई। ब्रांडी के स्वाद से आप्यायित जीभ से उसने सूखे होंठ चाटे, फिर झुक कर देखा। नशा अभी हटने का नहीं। अलमारी खुली थी, ताले में चाबी लटक रही थी। अपनी ऊंची ऊंची एड़ियों को संभाल कर रखती उसने सविता के ग्लास में थोड़ी ब्रांडी डाली और स्वयं गटक गई। नींद में ही सविता कुछ बड़बड़ाई। मिस यंग फिर उसके पास आ गई। अब सविता ने आंखें खोली और बोली, जरा झपकी आ गई थी, आप पानी ले आइए। मैं लाई मिस, कहकर मिस यंग ने कोने में रखी चिलमची उठा ली और तिपाही खिसकाकर बैठ गई। बड़े यत्न से सविता का स्थूल पैर हाथों में लेकर स्पंज करने लगी। आज आप बहुत थक गई होंगी मिस। सविता ने जम्हाई ली। नहीं थकी तो नहीं, एक सिगरेट देना मिस यंग। मिस यंग ने फुर्ती से सिगरेट केस बढ़ा दिया और फिर खुला पैर पोंछकर एक जोड़ी बर्मी सैंडल पास ही रख दी। अपने रंगीन बैग से ब्रश निकालकर वो सविता के बालों पर फेरने लगी। स्वामिनी का उदास मुंह देखकर उसे आश्चर्य हुआ, पर वो गिन गिन कर 50 बार ब्रश करती रही। सविता के सौंदर्य का एकमात्र चिन्ह रह गया था, उसका केश गुच्छ, जिसे उसने काट काट कर छोटा कर लिया था, पर उसमें दौड़ती लहरें जो छूने पर छुई मुई की भांति घुंघराली हो जाती थीं। उनका चमकीला काला भौरे सा रंग पूर्ववत ही था। उन पर ब्रश करके मिस यंग ने अश्वपुच्छ बनाकर काले रेशमी फीते से बांध दिया। फिर मैक्स फैक्टर की कई छोटी मोटी शीशियां निकालकर सधे हाथों से उसके फूले फूले लाल लाल मक्खन से मुलायम गालों पर अवलेपन करने लगी। बड़ी साधना और तत्परता से मिस यंग अपना कार्य कर रही थीं। इन्हीं छोटे मोटे कार्यों के लिए वो प्रचुर मासिक वेतन पाती थीं। पहले वो BOAC में एयर हॉस्टेस थीं। दुबली पतली सुंदर सी मिस यंग देखने में एंग्लो इंडियन, पर अपने कथानुसार थीं आयरिश। उसके काले बालों और काली आंखों में आयरलैंड का लवलेश भी न था, किंतु उसके वास्तविक जन्म के इतिहास की वही एकमात्र ज्ञाता थी। एक बार उसी के वायुयान में सविता के पिता ने भी यात्रा की। वो थे दमे के रोगी। मार्ग में दमे के दौरे से व्याकुल थे। गले में घर घर करते कफ को थूकने बार बार उठते ही थे कि एक पात्र लेकर मिस यंग वहीं बैठ गईं। दिन रात की सेवा ने उन्हें जीत लिया। जब जाने लगे तो बोले, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है बेटी, कभी भी कुछ आवश्यकता हो तो मेरा कार्ड रख लो। 2 माह पश्चात हाथ में एक नीले फाइबर का सूटकेस लटकाए मिस यंग आ खड़ी हुई राजदूत महोदय के द्वार पर। जिस प्लेन कंपनी में वो काम करती थी, उसने अनेक मिथ्या दोषारोपण करके उसे कार्यभार से मुक्त कर दिया था। वो उस पर केस चलाएगी, पर तब तक क्या श्रीमान उन्हें अपने गृह में स्थान दे सकेंगे? मिस यंग ने काले काले हुडवाली नंस से शिक्षा पाई थी। नम्रतापूर्ण मिष्ट भाषण और हृदय विजय करने वाली हंसी उसी शिक्षा का फल था। तिवारी जी ने एक कमरा खाली करवा दिया। सविता अकेले रहती है, साथ हो जाएगा। 1 वर्ष में न तो मिस यंग ने अपने केस का ही नाम लिया, न अन्यंत्र कहीं जाने का। अब वो सविता के पीछे पीछे छाया सी घूमती हैं। कभी उसके श्रृंगार प्रसाधन में सहायिका बनती हैं, तो कभी विशाल भवन के असंख्य फूलदानों में फूल लगाती हैं। लोग भांति भांति की बातें करते हैं। कोई कहता है मिस यंग विवाहिता हैं, उसका एक छोटा लड़का मिशनरी पालते हैं, पति ने त्याग दिया है आदि आदि। सविता की माता को भी उसकी नियुक्ति अच्छी नहीं लगी, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। कई दिवस बीतने पर उसे पति के दर्शन होते। उन्हें अपने घर की ओर देखने का समय ही नहीं मिलता था। संतान हाथों से निकली जा रही थी। सविता के रंग ढंग से वो मन ही मन क्षुब्ध होती, पर अपना खून स्वयं ही पीकर चुप हो रहती। उसकी रंगी पुती आकृति उसे तीर सी चुभती। उसकी दिन रात की सिगरेटें उसके हृदय को दग्ध करती, पर उसमें कुछ कहने का साहस नहीं रहा था।
बड़ी रात्रि तक पुत्री के कमरे में यूनिवर्सिटी के छात्र, अध्यापक, मित्र वर्ग का जमघट रहता। हा हा ही हो, सिगरेट का धुआं दीवार भेद कर स्पष्ट उसके कमरे में चला आता और वो खींचकर सिर पीट लेती। उनके कुल की मर्यादा जैसे दम तोड़ रही थी। वो एक संभ्रांत कुल की बहू थी। उनके ससुर एक साधारण वकील थे, सीधे साधे, ईश्वर के अनन्य भक्त। सास सप्ताह में 3-4 व्रत रखती। आंगन में तुलसी तले अखंड दिया जलता। श्रावण और आषाढ़ में पार्थिव पूजन का समारोह रहता। प्रत्येक पर्व तिथि में 20 ब्राह्मण भोजन दक्षिणा से संतुष्ट आशीर्वाद देते अपने घर जाते। ग्रह की संपन्नावस्था होने पर भी बहुएं घर का कोई भी काम करने में लज्जा बोध नहीं करती। जिस उम्र में वो 3-3 बच्चों की मां बन गई थी, उसमें सविता आज तक चिर कौमार्य का व्रत लिए बैठी थी। कई दुर्गम पहाड़ी पगडंडियां पार कर वो 3 बच्चों को घर पर छोड़कर ससुर के लिए पीउड़े का पानी लाती थी। उसकी तांबे की गगरी उसके दक्ष हाथों से मंजी सदा आईने सी चमकती थी। धीरे धीरे इस युग का अंत हुआ। सविता और बच्चे बड़े हो गए। पति के जेल गमन से उसे धक्का लगा था, पर सबने समझाया कि देश के रत्न हैं, देश ही के लिए तो जेल गए हैं। तो उसकी छाती अभिमान से फूल उठी। आंखों के आंसू फटे आंचल से पोंछ लिए। समय ने फिर पलटा खाया। पति जेल से लौटे तो हाथों में हथकड़ियों के स्थान पर फूलों के गजरे थे। बाल सफेद हो गए थे, पर उन पर गौरव का सेहरा बंधा था। वो राजदूत बने। रानी के आसन पर बैठकर वो सब दुख भूल गई, पर क्या सच भूल गई? आज यही वैभव उससे विषफल वल्लरी सा लिपट गया था। कभी एक रेशमी साड़ी के लिए वो ललच कर रह गई थी। आज कई रेशमी साड़ियों से उसके दामी सूटकेस पटे थे, पर अब वो तृष्णा नहीं रही। कई दिनों तक उसे पति के दर्शन ही न होते। राजनीति ने सौत की भांति उसे दूर ढकेल दिया। पुत्र बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों के छात्रावास में रहते। घर आते भी तो कांटे छुरी से खाना खाते, अंग्रेजी में बातें करते और चौके में पटले पर बिठाकर अपने हाथ से पकवान खिलाने को वो तरस कर रह जाती। रसोई में गोवानीज खानसामे का एक छत्र राज्य था। अपनी ही रसोई के द्वार उसके लिए अवरुद्ध थे। उसके पति उसे कभी कभी विदेशी राजदूतों के यहाँ भी ले जाते। उनकी गोरी चिट्टी मेमों से एक आध सीखे अंग्रेजी शब्द बोलकर चुप बैठ जाती। वो संगीत की पारखी तो नहीं थी, पर पार्टी के सरोदवादन और चंदाबाई की करुण ठुमरी ने उसकी हृदय तंत्री के तार भी आर्द्र कर दिए थे। पार्टी कब की शेष हो चली थी। कोलाहल और कारों की घर घर के पश्चात अजब मुर्दनी सी छा गई। पुत्री के वातायन से किसी अंग्रेजी संगीत के रिकॉर्ड का स्वर तैरता आ रहा था। बड़ी देर तक वो पति की राह देखती रही, फिर क्लांत होकर सोफे पर ही सो गई। शोभा का पार्टी में एक और कारण से भी मन नहीं लग रहा था। स्टेनलेस के लंबे लंबे परिवेशन पात्रों में सजे नाना प्रकार के मिष्ठान देखकर उसके सामने न जाने क्यों अपने 3 भाइयों का मुख आंखों में आ जा रहा था। पार साल की भैया दूज पर तीनों राजकुमार से भाइयों को उसने रोली अक्षत का टीका किया था। घर के गेहूं घट में पीस कर उसने दही में भिगोकर गोल गोल कुड़कुड़े सिंगल बनाए थे। भूरी गाय ने नया नया बछड़ा दिया था। उसी गाय के गाढ़े दूध में लाल पहाड़ी चावल की खीर बनाई थी। उस खीर में पड़े 5 किशमिशों के लिए तीनों भाई योद्धा से जूझ पड़े थे। हट, तूने बड़ा किशमिश ले लिया है। देखता नहीं कितना पिचका किशमिश था मेरा। किसी तरह उन 5 किशमिशों को 3 भाइयों में बराबर बांट उसने झगड़ा शांत किया था। सबसे छोटा भाई मिट्ठू उसे सबसे प्रिय था। रात को वो उसी के गले में हाथ डालकर चिपट कर सो रहता। स्कूल में कलम किताब खो जाने पर वो दीदी के सम्मुख मुंह लटका कर खड़ा हो जाता। आज प्लेट पर रखे आइसक्रीम, मिष्ठान, फल आदि देखकर 5 किशमिशों पर लड़ते 3 भाइयों का सकरुण चित्र उसके सम्मुख आ गया था। वो एक टुकड़ा भी उठाकर मुंह में न रख सकी। अपने स्वार्थ पर उसे ग्लानि हो गई। चंदाबाई की ठुमरी सुनते सुनते वो यही सोच रही थी। खेतों में दिन भर की क्लांति के पश्चात लौटती अम्मा, जिसके दिन रात के व्रत ने उसे और भी सुखा दिया होगा। स्कूल से सूखा सा मुंह लिए तीनों भाई लौटते होंगे तो उन्हें बासी रोटी और चीनी मिलाकर कौन देता होगा। स्कूल जाते समय तीनों भाई कभी कभी मार्ग में पड़ती दाड़िम नदी में नहा भी लेते थे।
एक बार ग्राम प्रधान के कनिष्ठ पुत्र ने शोभा से कह दिया कि तीनों ने नदी के तीर पर लगे आड़ के पेड़ को खूब हिला हिलाकर कच्चे आड़ खाए और वो नदी में बड़ी देर तक नहाए। स्कूल देर में पहुंचने पर मास्टर ने पीटा और मुर्गा बना दिया। एक सांस में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनाकर प्रधान पुत्र सिर पर पैर रखकर भाग गया था, क्योंकि शोभा के द्वितीय भ्राता रमेश की लंगड़ी से पूरा छात्र वृंद कांपता था। जब तीनों लौटे तो शोभा ने तीनों के कान खींचकर उन्हें कोने में खड़ा कर दिया। उस दिन उन्हें बासी रोटी भी नहीं मिली और उनकी कांच की गोलियां शोभा ने निर्ममता पूर्वक पत्थर से तोड़ दी। गोलियां टूटते देख तीनों नतमस्तक अपराधियों की आंखें गीली हो गईं। मिट्ठू तो मुंह फाड़ कर रो पड़ा। किसी ने जैसे उसके नन्हे से हृदय पर ही पत्थर मारा था। वो बड़ी सतरंगी गोली, जो धूप में दिखने पर सतरंगी दिखती थी, चूर चूर हो गई। मिट्ठू की उन्हीं डबडबाई आंखों को याद कर उसकी आंखें भी गीली हो आईं। तभी चौंक कर उसने सतीश की मुग्ध दृष्टि देखी। पार्टी शेष होने पर वो पहले मौसी के कमरे में गई तो मौसी सो चुकी थी। फिर चौके में देखने गई कि कहीं दूध खुला न हो। जब सब कार्य शेष कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा मंजरी बिना कपड़े बदले ही पलंग पर बैठी थी। उसे देखकर बोली, मैं तो इतनी थक गई हूँ मार्बल कि कपड़े भी नहीं बदले। मन कर रहा है थोड़ी कॉफ़ी बनाकर पी लूँ। तू स्टोव यहीं ले आ मार्बल, वहाँ शायद अम्मा जग जाएंगी आवाज़ सुनकर। स्टोव लाकर शोभा ने पानी चढ़ा दिया और कपड़े बदलने लगी। मंजरी बोली, मार्बल कपड़े बदलकर भैया को बुला ला, कॉफ़ी तो उन्हें भी बहुत पसंद है। शोभा धोती बदलकर बोली, लाओ मैं प्याले पहुँच दूँ, तुम भैया को बुला लाओ। मंजरी खौलते पानी को निकाल रही थी। तुनक कर बोली, क्यों, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? तुम बुला लाओ ना, देखती नहीं मैं काम कर रही हूँ। शोभा सतीश को बुलाने चली गई। सतीश के कमरे तक पहुंची तो देखा खिड़की खोलकर सतीश उदास दृष्टि से बाहर देख रहा था। वो पीठ किए खड़ा था। धीर पदों से आती शोभा की पद ध्वनि नहीं सुन पाया। शोभा असमंजस में खड़ी हो गई। उसे क्या कहकर पुकारे? वो पीठ किए खड़ा ही रहा। गला खकार कर वो गुनगुना कर बोली, आप कॉफ़ी पिएंगे? चौंक पड़ा सतीश। इतनी रात गए अपने एकांत कमरे की देहरी पर अकेली खड़ी शोभा को देखकर वो विवेक शून्य सा हो गया। शोभा का आनत मुंह अपने दोनों हाथों में लेकर वो बोला, तुम कैसे आ गई मार्बल? मैं अभी तुम ही को तो बुला रहा था। मन ही मन सच्ची पुकार से पुकारा, इसी से तो तुम आ गई ना। शोभा को लगा जैसे पूरा कमरा बड़े वेग से उसके चारों ओर घूमने लगा हो। वो न हिली न डुली, अपने ही में सिमट कर कांप उठी। खिड़की से आते क्षीण आलोक में उसका मुर्दनी छाया मुख देखकर सतीश का ज्ञान लौट आया। उसने हाथ हटा लिए, डूबे स्वर में बोला, मुझे क्षमा करना मार्बल, मैं पागल हो गया था। शोभा कांपते पैरों को सीधा नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था वो पैर उठाते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ेगी। सतीश पास ही बिछे पलंग पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। शोभा साहस करके बाहर आ गई। मंजरी प्याले में कॉफी उड़ेल रही थी। बिना ऊपर देखे ही वो बोली, आ रहे हैं भैया? नहीं। स्वर को यथासंभव संयत करके शोभा बोली, लो तुम ये प्याला वहीं दे आओ। मंजरी ने एक प्याला बढ़ा दिया। शोभा ने प्याला थाम लिया और निशब्द जाकर मेज पर रख आई। उसने ये भी नहीं देखा कि सतीश कमरे में है या नहीं। सतीश शोभा से पहले ही यदा कदा बोलता था। उस रात के बाद तो वो बिल्कुल ही कटा कटा रहने लगा। उसे शीघ्र ही अपने नए कोर्स के लिए बेल्लौर मेडिकल कॉलेज जाना था। इसी से दिन भर अपनी पुस्तकों में डूबा रहता। मंजरी और शोभा अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी रहती। शोभा स्वयं ही सतीश से बचकर निकल जाती। उस रात्रि की स्मृति उसे अभी भूली न थी। सतीश की वो लाल लाल आंखें उसे अकेले में सहमा उठती। वो उठते ही अपने असंख्य कार्यों में जुट जाती और यूनिवर्सिटी से लौटने पर जनार्दन जी के साथ नियमित घूमने जाती। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटी तो जनार्दन जी बोले, बेटी आज घूमने नहीं चलेंगे, तिवारी जी का फ़ोन आया है, उनके यहाँ पीले बाबा पधारे हैं, उन्हीं का संकीर्तन है आज 6 बजे, सबको आमंत्रित किया है। सतीश से तो कहना ही व्यर्थ है, वो जाएगा ही नहीं। तुम दोनों चली चलना, बड़ा नाम है स्वामी जी का, आज अवश्य दर्शन करेंगे।
मंजरी स्वभाव की चंचल थी। उसे ये सब साधु समागम नहीं रुचता था, पर पिता के भय से वो भी चलने को तत्पर हो गई। दोनों को साथ लेकर जब जनार्दन जी तिवारी जी के यहाँ पहुंचे तो गेट से बड़ी दूर तक रिक्शा, तांगों और कारों का जमघट था। भीतर से झांझ, करताल, मंजीरे के स्वर के बीच हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि आ जा रही थी। सविता उन्हें देखकर बाहर निकल आई। सफेद सूती साड़ी में लिपटी सविता दूसरी ही लग रही थी। उसने अपने को बड़े यत्न से संवारा था। मंजरी और शोभा को देखकर उसने इधर उधर देखा। किसी को न देख पाने का नैराश्य उसके मुंह पर स्पष्ट उभर आया। गालों पर कहीं रंग का लवलेश भी न था। खुले बालों को जूड़े में बांधकर साड़ी से ढका था। पैरों में रबर की चप्पलों की जगह लकड़ी की खड़ाऊं थीं। भौहें अब भी तूलिका से अंकित थीं, पर उनके बीच चंदन की छोटी सी बिंदी लगी थी। जनार्दन जी को देखकर उसने बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ माथे से लगाकर प्रणाम किया और नम्र स्वर में बोली, आइए। जनार्दन जी ने आशीर्वाद देकर शोभा और मंजरी से भीतर चलने को कहा। बड़ा हॉल खचाखच भरा था। स्वामी जी गौरवर्ण, ऊंचे कद के थे। घुंघराले केश स्कंद स्पर्श कर रहे थे। कमर से ऊपर का भाग नग्न, केवल एक रेशमी पीत परिधान विद्युत के झलमलाते आलोक में चमकता। उनकी वयस का अनुमान अत्यंत निकट से देखने पर भी लगाना कठिन था। उनके सुगठित शरीर, काले चिकने घने केश, नव तारुण्य प्रदीप्त आंखें देखकर लगता वो 30 के आसपास होंगे, पर उनकी शिष्य मंडली के कथानुसार वो 50 पूरे कर चुके थे। उनकी आंखें प्राय मुंदी ही रहती। खुलने पर उनकी शांत गंभीर दृष्टि देखने वाले हृदय को स्पर्श कर बरबस अपनी ओर खींच सा लेती थी। कभी कभी वो भाव विभोर हो भक्त मंडली के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते। उनकी आनंद मूर्छा घंटों तक भग्न नहीं होती। कभी कहाँ गया रे कृष्ण काला गाते गाते बालक की भांति सुबकने लगते। कभी कीर्तन के साथ स्वयं कृष्ण बनकर नृत्य कर उठते। राधे रानी दे डारो ना मुरली हमारी। भक्तगण उनके साथ गाते नाचते घंटों तक घर की सुध बुध खो बैठते। भांति भांति के लोगों का जमघट रहता। राज्य मंत्री से लेकर सट्टेबाज, यूनिवर्सिटी के छात्र, मेडिकल कॉलेज की छात्राएं, चौक की स्त्रियां, पत्रकार, पूंजीपति आदि। स्वामी जी सदा पीत परिधान ही पहने रहते। इसी से उनका नाम पीले बाबा पड़ गया था। लोग भांति भांति के उपहार तथा नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान, फल आदि से भरे थाल लेकर आते, पर स्वामी जी सब अपने हाथों से ही भक्तों को तत्काल बांट देते। एक बार विराटपुर की रानी साहिबा बड़ा सा जड़ाऊ मयूरकंठी हार लाईं और उनके चरणों पर रखकर प्रणाम कर कोने में बैठ गईं। पीले बाबा उस समय आनंद मूर्छा में थे। मूर्छा उठते ही उठ खड़े हुए। पैर मयूरकंठी हार में उलझ गया। हार हाथ में उठा लिया, फिर लाल लाल आंखों से रानी साहिबा को देखकर बोले, तू लाई है? खबरदार, ले जा, चली जा बाहर। रानी साहिबा का मुंह क्षण भर को फक पड़ गया था। कांपते हाथों से हार उठाकर वो कमरे से बाहर चली गई। भक्तगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रानी विराटपुर को सब जानते थे। वो असहयोग आंदोलन में कई बार जेल जा चुकी थीं। कई मंत्री भी उनकी विशाल कोठी में टिकते थे, किंतु रानी साहिबा की कीर्ति पताका में अतीत का एक धब्बा अमिट कालिमा छोड़ गया था। क्रूर वैधव्य ने जब उनका सिंदूर पोंछा तब वो थी मात्र 18 वर्ष की। राज्य का भार संभालने युवक देवर आए। उजाड़ महल में फिर विलास का संस्पर्श हुआ। दिन रात कमरे में पड़ी रोती कलपती रानी फिर दर्पण के सम्मुख खड़ी होने लगी। पहले पर्दे की ओट में देवर से बातें करती थीं, अब दोनों 7-7 घंटों राज्य के कागजों पर बहस करते। युवा देवर उन्हें शतरंज सिखाता। कभी दोनों तराई में शेर के शिकार को निकल पड़ते। गर्मी में नैनीताल की विशाल कोठी में रानी अकेले देवर के साथ रहने लगी। इसी भांति न जाने कब दोनों यौवन की उद्दाम लहरों में बह चले। रानी साहिबा को सबके सामने अपमानित कर पीले बाबा का स्थान भक्तों के हृदय में और भी ऊंचा हो गया। लोग कहने लगे, वो अंतर्यामी हैं, मन की बातें जान लेते हैं। शोभा और मंजरी दरवाजे के पास ही सिमट कर बैठी थीं। पीले बाबा ने आंखें खोली। शोभा के मुंह पर आंखें गढ़ाकर
ऐसी तरल दृष्टि से देखते रहे कि शोभा पसीने से तर हो गई। सहसा बाबा उठकर शोभा के ही पास चले आए। घुटने टेक कर उन्होंने शोभा के दोनों कांपते हाथ पकड़ लिए और बोले, उठो राधे रानी, कन्हैया की मुरली दे दो। भक्तगण उस लज्जा से गढ़ी जाती सौंदर्य के प्रतिमा को देख रहे थे। साथ ही उन्हें उसके भाग्य पर ईर्ष्या भी हो रही थी। अभी 1 ही महीने पहले तो बाबा जी ने इसी भांति एक ऐसी ही भीड़ में एक राधा को पहचाना था, बद्रीलाल शाह की चौथे विवाह की पत्नी कृष्णा को। बाबा कृष्णा का हाथ पकड़कर घंटों कृष्ण रूप में नाचते रहे थे। तब से कृष्णा के प्रति, जिनके वैभव का सूर्य प्राय अस्त हो चुका था, एकाएक खोई समृद्धि पा गए। ये सब पीले बाबा की ही कृपा थी। कृष्णा आज भी बाबा जी की प्रिय शिष्या थी। अब उसके पति की कई मोटरें काठ गोदाम रोड पर चलती थीं। हल्द्वानी में बहुत बड़ी तेल की मिल खुल गई थी। 60 वर्ष की आयु में बद्री शाह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज जब बाबा ने शोभा का हाथ पकड़कर उसे नई राधा के रूप में पहचाना, तो पास ही बैठी कृष्णा के मुंह पर जैसे स्याही पुत गई। वो गोदी से पुत्र को जमीन पर धम से पटक कर बाहर चली गई। लड़का एकाएक अपना स्थानांतरण देखकर उच्च स्वर में रो पड़ा और बाबा जी एक बार उसकी ओर देखकर पुनः अपने आसन पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। मुख पर वही अलौकिक शांति छा गई। दोनों नयन मुंद गए। क्षण भर पूर्व का छिछोरा कन्हैया न जाने कहाँ चला गया। चौकी पर आसीन शांत अडिग भव्य मूर्ति के सम्मुख अविनाश का मस्तक भी श्रद्धा से नत हो गया। पर जब बाबा जी ने उठकर नितांत अपरिचित शोभा का हाथ पकड़ लिया, तब मंजरी और अविनाश दोनों मन ही मन झुंझला रहे थे। ये क्या स्वांग कि एक अपरिचित रमणी को प्रथम दृष्टि में ही राधा बनाकर निर्लज्ज प्रणय निवेदन। बेचारी लड़की को निरीह गाय की भांति घसीटते वो बाबा जी कितने ही पहुंचे हुए परम ब्रह्म क्यों न हो, पर ये खींचातानी उन दोनों को अच्छी नहीं लगी। पीले बाबा की समाधि बड़ी देर तक भंग न होती देख जनार्दन शोभा से बोले, बेटी देर हो गई है, चलो अब चलें। शोभा के प्राण में प्राण आए। वो उठ खड़ी हुई। उन्हें उठते हुए देख अविनाश भी उठकर बाहर चला गया। सविता बाहर ही खड़ी थी। मंजरी से बोली, प्रसाद के लिए तो आप रुक जाती, अब समाधि टूटने वाली ही है। मंजरी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। आज माँ भी घर में अकेली हैं, उनकी दवा का भी समय हो गया है। सविता उन्हें बाहर पहुंचाकर फिर भीतर चली गई। बड़ी सुशील लड़की है, जनार्दन जी बोले, पर उनकी बात का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अकेला अविनाश हाथ की छड़ी से मिट्टी उठा उठाकर इधर उधर करने लगा। मंजरी प्रसंग बदल कर बोली, पिताजी आपको कैसे लगे पीले बाबा? जनार्दन जी बोले, मैं क्या जानूं बेटी, सुना है कि बहुत पहुंचे हुए हैं। शाहजी का तो दिवाला निकल गया था, उन्हीं के आशीर्वाद से आज फिर लाखों के मालिक हैं। शोभा निशब्द चली जा रही थी। रिमझिम वर्षा की फुहारों से सब भीगने लगे। अंधेरा हो चला था और मार्ग भी निर्जन था। इतने में एक रिक्शा दिख गया। वर्षा का वेग बढ़ चुका था। अविनाश ने रिक्शा रोक लिया और बोला, आप लोग बढ़ जाइए, भीग रहे हैं। किंतु रिक्शा किसी तरह भी 3 सवारी ले जाने को तैयार ही नहीं हुआ। मंजरी बोली, शोभा तू चली जा पिताजी के साथ, तेरे ही ठंड खाने की अधिक संभावना है। मुझे तो कभी छींक भी नहीं आती। मैं अविनाश भैया के साथ चली आऊंगी, कोई रिक्शा भी मिल ही जाएगा। जनार्दन जी और शोभा को एक रिक्शे में भेजकर मंजरी और अविनाश चलने लगे। वर्षा का वेग तीव्रतर होता जा रहा था। बीहड़ मार्ग, निविड़ अंधकार और बीच बीच में चमकती विद्युत से मंजरी मन ही मन भयभीत हो रही थी। अविनाश जैसे उसके भय को भांप गया। डर तो नहीं रही हो मंजरी? उसने पूछा। नहीं तो, साहस कर मंजरी बोली, पर अंधकार में पार्श्व में चलते अविनाश को भी वो नहीं देख पा रही थी। और तभी एक मार्ग में पड़े कटे वृक्ष के एक ठूंठ से टकराकर गिर पड़ी। घबराकर अविनाश बोला, क्या हुआ मंजरी, कुछ पैर में गड़ तो नहीं गया? मंजरी दोनों हाथों से पैर पकड़कर सिसकने लगी। अविनाश ने जेब से दिया सलाई जलाने की चेष्टा की, पर हवा के तीव्र झोंके में तिल्ली बुझ गई। मंजरी को पीड़ा से छटपटाते देख
अविनाश को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा था, पर अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कभी मंजरी की सिसकियां दब दब कर धीमी हो जाती, तो कभी वो करहा उठती। मंजरी बोली, जरूर हड्डी टूट गई है, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। अविनाश ने टटोल कर उसका पैर हाथों में ले लिया और कुशल डॉक्टर के अनुभव से बोला, पगली कहीं की, हड्डी नहीं टूटी है, शायद मोच आ गई है। मेरा हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा तो करो। मंजरी ने अविनाश का हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा की, पर फिर चीख कर बैठ गई, मुझसे तो ये पैर नीचे ही नहीं रखा जाता। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चमकती बिजली के प्रकाश में मंजरी का अश्रुसिक्त मुंह देखकर अविनाश का हृदय करुणा से भर गया। वो बोला, मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलने की थोड़ी चेष्टा तो करो मंजरी, चौराहे पर ही रिक्शा मिल जाएगा। मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं चला जाएगा। अच्छा तो तुम बैठो, मैं रिक्शा ढूंढ कर ले आता हूँ, कहकर अविनाश उठ खड़ा हुआ। वर्षा का वेग क्रमशः तीव्र होता जा रहा था। बड़े कड़ाके से कहीं बिजली गिरी। मंजरी ने भयभीत होकर अविनाश का कोट पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, आप मत जाइए। एकाएक अविनाश उछल कर बोला, मंजरी, तुम तो बहुत भारी नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से गोद में उठा सकता हूँ। अंधेरे में मंजरी की कनपटी तक लाली दौड़ गई। वो सरल डॉक्टर ये नहीं देख पाया। फुर्ती से उसने घुटनों में मुंह छिपाए मंजरी को अपनी सशक्त बाहों में उठा लिया और वर्षा से भीगते ही लंबे डग भरने लगा। मंजरी लज्जा से गठरी बनी पूर्ववत सिसकती रही। मंजरी के बोझ से अविनाश की बाहें दुखने लगी थीं। वर्षा से बाल बिखर गए थे। जब वो घर पहुंचा तब जनार्दन, सतीश और शोभा चिंतित होकर बाहर खड़े थे। एक हाथ में टॉर्च लेकर सतीश शायद उन्हें ढूंढने ही जा रहा था। क्या हो गया अविनाश? सतीश ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, थोड़ी चोट आ गई है। पिता, शोभा और भाई को देखकर मंजरी की रुलाई फूट पड़ी। भीतर जा अविनाश ने उसे पलंग पर लिटा दिया। पैर में काफी सूजन आ गई थी। सतीश ने पैर दबाकर देखा। फ्रैक्चर तो नहीं दिखता, थोड़ा गर्म पानी ले आओ शोभा। शोभा उसी के पास खड़ी झुककर मंजरी का पैर देखने लगी और क्षण भर को भूल ही गई कि वो सतीश से कितना सट कर खड़ी है। इसी से जब सतीश ने उससे पानी लाने को कहा तो वो सहसा चौंक पड़ी। जल्दी से स्टोव जलाकर वो पानी गर्म कर लाई और स्टूल पर रखकर रुई से मंजरी का पैर सेंकने लगी। मंजरी अभी मुंह ढांपे सिसक रही थी। जनार्दन जी और अविनाश गोदावरी को मंजरी का हाल बताने गए थे। वो व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी। शोभा कुशल हाथों से यत्नपूर्वक मंजरी का पैर सेंक रही थी और सतीश वहीं पर खड़ा था। वर्षा के साथ बाहर ओले भी पड़ने लगे थे। रह रहकर बिजली की चमक में सतीश को शोभा का कार्यरत सलोना मुखमंडल दिख रहा था। उसकी निमिलित बड़ी बड़ी आंखों की ओर वो मुग्ध दृष्टि से एकटक देखता रहा और एक अज्ञात अपरिचित मोह से उसका हृदय परिपूर्ण हो उठा। शोभा की पतली लंबी उंगलियों से लेकर उसके ब्लाउज के चौकोर गले से उसकी उभरी हड्डियों से बने छोटे से घेरे तक, सबके लिए उसको न जाने कैसा मोह हो आया और अपने इस अद्भुत मोह की कैफियत ढूंढ कर भी वो नहीं पा सका। अब रहने दो मार्बल, मंजरी बोली। शोभा ने स्टूल खिसका लिया और उठने लगी। तभी बड़े वेग से कहीं कड़ाक शब्द के साथ बिजली गिरी और सारी बत्तियां बुझ गईं। दुर्भेद्य आवरण और अंधकार को पार कर शोभा बाहर जाने लगी, पर क्षण भर को किसी ने उसके दुर्बल हाथों को अपने लौह पाश में जकड़ लिया। वो कांप उठी, पर आश्चर्य बंधन परिचित जानकर भी उसने छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। क्षण भर को उसका हाथ दम तोड़ती चिड़िया की भांति सतीश के हाथों में फड़फड़ा उठा। फिर वो बंधन शिथिल कर लज्जित द्रुत पगों से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो दिया जलाकर लौटी तब सतीश मंजरी के पांय ताने कुर्सी पर बैठा था। उसने झुककर दिया खिड़की पर रख दिया और स्वयं मंजरी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। दिए का क्षीण प्रकाश शोभा के रूखे केशपुंज उसके पीले उदास मुख पर पड़ रहा था। सतीश की विस्फारित दृष्टि उसी पर निबद्ध थी। एक ही क्षण में अंधकार ने दोनों को कितने निकट ला दिया था, यही सोच रहा था सतीश। अविनाश एक ग्लास में ब्रांडी डालकर ले आया और शोभा को देकर बोला,
मंजरी को ये पिला दो मार्बल, वो बहुत भीग गई है। कल एक्सरे करके पैर देख लेंगे। जहां तक मैं सोचता हूँ सतीश, साधारण मोच ही है। ब्रांडी पिलाकर अविनाश बोला, अब तो वर्षा रुक गई है भाई, मैं भी चल दूं? अम्मा परेशान हो रही होंगी। यहीं रुक जाइए ना आज, शोभा ने कहा। हाँ हाँ अविनाश, सतीश ने भी कहा। पर मन ही मन मित्र के प्रति उसको संदेह हुआ। शोभा से उसका मार्बल कहना और शोभा का रात रुक जाने के लिए आग्रह उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उससे तो शोभा कभी बोलती भी नहीं है, पर अविनाश के आते ही वो स्नेहपूर्वक बैठने का आग्रह करती है, कभी चाय बना लाती है। अविनाश रुका नहीं, केवल एक बार मंजरी के पास जाकर बोला, घबराना नहीं मंजरी, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी। कुछ ही क्षणों में मुखरा चंचल मंजरी जैसे गंभीर तरुणी बन गई थी। वो इतनी दूर अविनाश की गोद में जो आई थी, पर किसी भांति भी वो बोल नहीं पा रही थी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मायापुरी का अगला भाग।